नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ फिर से एक और चैप्टर लेके आया हूँ एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है ना। प्रकाश की द्वैत प्रकृति लेके आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में यदि बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 2h/2π हो तो उसकी ऊर्जा होगी। बोर के कोणीय संवेग का जो सिद्धांत होता है उसमें वो होता है NH/2π। क्या होता है NH/2π। जो यहाँ पे होता है ये कक्षा का नंबर होता है। क्या होता है कक्षा का नंबर। यहाँ पे 2 दे रखा है तो मतलब n बराबर 2 है। तो सेकंड कक्षा में है हमारा हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के लिए 13.6/n²। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस n का मान है अपने पास 2, तो पुट करते हैं 13.6 माइनस वाला n² बोले तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड करूंगा 13.6 को 4×3 = 12 3 और फिर 1.6 बचेगा। 1.6 में जाएगा 0.4 टाइम्स। ठीक है ना। तो 3.4 माइनस का बचेगा। और एनर्जी ईवी में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। प्रमुख क्वांटम संख्या n एवं बोर कक्षा त्रिज्या में रिलेशन है। दोस्तों इसमें जो रिलेशन होता है प्रमुख क्वांटम संख्या और बोर कक्षा की त्रिज्या में वो होता है Rn=n²। तो ब आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 eV है। बोर के सिद्धांत के अनुसार उसका कोणीय संवेग होगा। दोस्तों ये पहला वाला ही क्वेश्चन किया था 2h/2π। उसमें एनर्जी कितनी निकल के आई थी 3.4। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर के अनुसार केवल वे कक्ष स्थायी होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, ये भी किया अपने NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या r है तो दूसरे कक्ष की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों अपन ने अभी ये भी किया था r इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो किस पे डिपेंड करता है। पहले कक्ष की त्रिज्या, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो आर एन इज इक्वल्स टू आर नोट या फिर Rn² हो जाएगा। तो मुझे दूसरे कक्ष की त्रिज्या निकालनी है तो दूसरे कक्ष की त्रिज्या हो जाएगी R0 2 का स्क्वायर 4 द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 गुने आयनित सोडियम परमाणु की आयनन ऊर्जा होगी। दोस्तों आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा वो होती है जब आप प्रथम कक्षा में होते हैं और प्रथम कक्षा से या फिर किसी भी कक्षा से पूर्णतः आपके इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है वो हमारी क्या कहलाती है आयनन ऊर्जा या फिर आयनित ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो मैं मान के चलता हूँ मैं बेस में हूँ और बेस में मतलब सबसे करीबी कक्षा में, सबसे करीबी कक्षा मतलब पहली कक्षा में हूँ। अब इस कक्षा से मुझे बाहर निकलना, पूरी तरह मुक्त होना है। तो इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है मुझे, E बराबर देनी पड़ेगी मुझे 13 पॉजिटिव में 13.6 Z²/n²। अब यहाँ पे सोडियम की बात हो रही है और पहली कक्षा है तो n² इसका मान 1 हो जाएगा और Z का मान 11 हो जाता है सोडियम के लिए। तो यहाँ पे प्लस 13.6 Z² बोले तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है उत्सर्जित आवृत्ति का मान अधिकतम है जबकि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। संक्रमण के लिए जब भी हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो क्या होता है, या तो हमारी एनर्जी का विकिरण होता है, हम एनर्जी एमिट करते हैं या फिर हम एनर्जी लेते हैं। तो क्या होगा, तो एच न्यू बराबर होता है E₰ फाइनल। ठीक है। तो दोस्तों जिसकी एनर्जी का अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो उसका एच तो कांस्टेंट होता है, उसकी आवृत्ति क्या होगी सबसे अधिकतम होगी। अंतर ज़्यादा तो अधिकतम क्या हो जाएगा, अपने पास आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों इसमें याद रखना स ऑप्शन और द ऑप्शन कोई चांसेस नहीं है इनके होने के, क्योंकि जीरो अपने पास कोई कक्षा नहीं होती।
ठीक है ना। तो ये वाले ऑप्शन हटा दो, ऑप्शन बचे ये वाला, इन दोनों में से चेक करना है। ई आई का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ई आई का फॉर्मूला होता है, अभी किया भी था, ठीक है ना, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, ठीक है ना। 13.6 बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करते हैं पहले वाले के लिए, अ के लिए। तो यहाँ पे 13.6 का ये कांस्टेंट है, इसका कोई काम ही नहीं है, तो मेन इसको ही देखना है। तो n 5 से 3 में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे n फाइनल हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, और 5 से गया था तो 5 का स्क्वायर 25। सोल्व करूँगा तो 9 इंटू 25 आ जाएगा, और क्या जाएगा 25 इधर और 9 इधर, तो क्या हो जाएगा ये 16/9 इंटू 25। अगला केस लेते हैं 6 से 2 के लिए, 6 से 2 के लिए तो मैं जा रहा हूँ 2 में जा रहा हूँ, n फाइनल 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, और 6 का 36। एलसीएम लेते हैं तो 4 नाम 36, 36 आ जाएगा, और क्या नाम से यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो ये फर्दर आ जाएगा 8/36, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/18, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/9, यहाँ पे हो रहा है 2/9। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे तो 2/9 फिक्स आ गया, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है ना। तो 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 8, और इसको क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 25, ठीक है ना। यहाँ पे 2/9 आ गया, यहाँ पे भी 2/9 आ गया, ठीक है ना। और इसमें देखो यहाँ पे 8/25 है, ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे 1 से छोटी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ और छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, और ये तो वही की वही रहेगी, ठीक है। ये चीज़ और छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पर अंतर कम आ रहा है, कम अंतर, और यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, तो कौन जीता, ब ऑप्शन जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड कक्षा की त्रिज्या r पूर्णांक n तथा नियतांक k में संबंध, ये ऑलरेडी किया था अपन ने, r n बराबर r n r n स्क्वायर होता है ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे बस नियतांक k ले लिया है, और n स्क्वायर तो n स्क्वायर हो गया इसी, और r का r हो गया, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी चतुर्थ, ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, आर एन बराबर आर नोट या आर वन जो लेना चाहे, या फिर के एन स्क्वायर होता है। तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या, तो अगर मैं एन का मान 1 रख देता हूँ तो आर एन बराबर आर हो जाएगा, तो ये आ रही है 0.53, आर का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 0.53 1 के लिए। तो चतुर्थ कक्षा निकालनी है, तो आर 4 के लिए हो जाएगा आर इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर का मान है 0.53, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये लगभग लगभग आधा के समान होता है, तो आधे के समान करेंगे तो 8 आएगा, तो 8.48 आंसर, ठीक है ना, लगभग आधे के समान है, तो ऐसे लमसम में आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या की कक्षा में चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv² बराबर E²/8πε0, और r स्क्वायर हो जाता है, सॉरी ओनली r ही आता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ E²/4πε0 2 इंटू आर, ये वाला कांस्टेंट हो जाता है, अगर इसको अगर नज़रअंदाज करूँ कांस्टेंट के रूप में, तो अपने पास ये चीज़ बचती है प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से, E²/2r, तो इसका आंसर हो जाएगा अ।
अगला क्वेश्चन, यदि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 है तो n बराबर 3, यहाँ पे n आएगा, n बराबर 3 पर इसकी लगभग ऊर्जा है। दोस्तों आयनन विभव का फॉर्मूला होता है Vi बराबर माइनस E(n)/E। तो अपने पास हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव दे रखा है 13.6 वोल्ट, तो माइनस En बोले तो प्रथम कक्षा के लिए है ये। जब E को इससे मल्टीप्लाई दूंगा तो मेरे पास 13.6 माइनस का EV0 प्रथम कक्षा के लिए आ जाएगा E1। तो ये पूछ रहा है n बराबर 3 पर इसकी ऊर्जा होगी लगभग, सीधी सीधी बात है। तो n बराबर 3 पे कितना होगा, पहले के लिए इतना है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, En बराबर क्या होता है भाई साहब, 13.6 माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 करना है, क्योंकि थर्ड ले रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 13.6 वन टाइम कितना बचेगा, 4 6 1.51 ये भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हाइड्रोजन की nवीं कक्षा में ऊर्जा En है, एकल आयनित हीलियम परमाणु की ऊर्जा होगी। दोस्तों फॉर्मूला ऑलरेडी अपन ने कर रखा है, क्या होता है, En का फॉर्मूला होता है 13.6 अपॉन n स्क्वायर और ऊपर z स्क्वायर होता है। तो हीलियम के लिए हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला En के लिए मान लो पूरा, मतलब किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया En, ठीक है ना। तो z स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4En आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के बोर प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्तर n में गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात होता है। दोस्तों इनमें अनुपात होता है -1 का, क्योंकि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो निकल के आती है E²/8πε0, अभी क्वेश्चन भी किया था R, और इसकी टोटल एनर्जी निकल के आती है E बराबर -E²/8πε0 R, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आती है, तो इनको डिवाइड करोगे तो -1 आएगा अनुपात। तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बोर के सिद्धांत अनुसार इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा होती है। दोस्तों ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी को ये याद रखना पड़ेगा। हमारा राइट आंसर है En = -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV होता है। ये हाइड्रोजन के लिए है, अगर कोई हाइड्रोजन के अलावा आ जाता है तो 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर EV हो जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में धातुओं की पतली पन्नी से नाभिक का परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर प्रकीर्णन कोण। देखो परमाणु क्रमांक Z होता है, Z मतलब उसके अंदर मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। Z क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, मतलब अपन क्या करें, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है मतलब धनावेश बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है। और अल्फा पार्टिकल होता है, उस पर भी क्या होता है, धनावेश होता है। और धनावेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जितने ज्यादा धनावेश होगा, मतलब क्या होता है, ये कूलम का नियम क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का गुणनखंड, मतलब जो इनका प्रतिकर्षण बल होगा इन दोनों के गुणनखंड के समानुपाती होगा। तो जितना ज़्यादा धनावेश उतना ज़्यादा प्रतिकर्षण। तो अपन ने धनावेश बढ़ा दिया तो इनका प्रकीर्णन कोण भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे कोई आपका यहाँ पे नाभिक मान लो, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अगर ये ऐसे पता चला कि ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये ज़्यादा धनावेश हो गया, अब तो ये क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। अगर मान लो पहले ऐसे ऐसे मुड़ता था तो अब ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है। दोस्तों ये सर्पिल वक्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या होती है
आंसर 0.529। इसका फॉर्मूला होता है आर एन बराबर के, या फिर कई बार आर नोट ले लिया जाता है, आर वन ले लिया जाता है, ठीक है ना, एन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आर नोट का यहाँ पे जो मान होता है वो 0.529 होता है, और एन का मान पहली कक्ष की बात करेंगे तो एन का मान 1 रखेंगे, तो अपने पास 0.529 आएगा आर वन बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण कौन से बल के कारण प्रकीर्णित है? अभी अपन ने पढ़ाई था कूलॉम बल के कारण। नाभिकीय बल 10⁻⁻15 से कम दूरी होती है तब लगता है, ज्यादा दूरी पर कूलॉम बल लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में आयनन ऊर्जा 13.6 eV है, ठीक है ना, मूल अवस्था में मतलब बेसिक में n बराबर 1 में 13.6 eV है, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी? आयनन ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आयनन ऊर्जा को अपन लिखते हैं EI से, तो ये हो जाता E अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है ना, तो अपना फॉर्मूला होगा 13.6 EV और एन स्क्वायर। प्रथम उत्तेजित अवस्था 1 में तो थे सही, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब सेकंड पोजीशन में पहुंच गए, सेकंड कक्षा में पहुंच गए, प्रथम उत्तेजित अवस्था वही होगी इसके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा 4। तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 4 तिया 12 और बाकी बचा 0.4 हो जाएगा। फिर 1.6 को डिवाइड करोगे 4 से तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बोहर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा संभव नहीं है? दोस्तों फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू, और एच न्यू बराबर होता है बोहर के सिद्धांत के अनुसार ई एफ माइनस ई आई, और ई एफ और ई आई कहाँ से आता है? ई एफ ई आई आता है ई एन बराबर -13.6 ई वी अपॉन एन स्क्वायर से हाइड्रोजन के लिए। ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन सोल्व कर चुके अपन ऑलरेडी। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे इनका मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाओ, उनका स्क्वायर होता जाएगा और डिवाइड करते जाओ, तो उस कक्षा में उसकी ऊर्जा निकल के आ जाएगी। जब दो कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर करूंगा तो मेरे पास फोटोन की ऊर्जा निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ n बराबर 1 के लिए ऊर्जा कितनी होती है, 1 से डिवाइड करूंगा तो -13.6 EV आएगा। n बराबर 2 के लिए ऊर्जा कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 का स्क्वायर मतलब 4 के लिए होता है 4 से डिवाइड करने पर 3.4 EV, माइनस में n बराबर 3 के लिए कितना होता है 9 हो जाएगा स्क्वायर, तो 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 1.51। ठीक है ना, n बराबर 4 के लिए कितना आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 0.85 जो होता है EV। ठीक है, n बराबर 5 के लिए 5 मतलब 25 से डिवाइड करेंगे -13.6 को, तो हमारी एनर्जी आएगी माइनस का 0.58 EV। ठीक है, अब दोस्तों अपन को अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जाओं को देखना है, मतलब ऊर्जाओं के अंतर को देखना है। अगर 1 से इन्फिनिटी में जाता हूँ, 1 से इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 से इन्फिनिटी में जाता हूँ तो हमारी ऊर्जा हो जाएगी 13.6 EV। ठीक है ना, तो स ऑप्शन अपना वैलिड होता है, मतलब फोटोन की ऊर्जा संभव है। ठीक है ना, अब 1 से 2 में जाता हूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है -3.4, इनिशियल क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। ठीक है ना, तो इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 गए तो 2.2, और 3 में से 3 गए तो 10, तो 10.2। 10.2 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब अगला है, मैं जब मान लो 2 से 3 में जाता हूँ, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 1.5 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 3.4। ठीक है, जब इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आएगा लगभग 1.9, कितना आएगा 1.9 आएगा। तो
ऑप्शन बी वैलिड है, फोटोन की ऊर्जा वैलिड है। अब अगला मैं करके देखता हूँ, क्या करें। हाँ, तीसरे से चौथे में जाता हूँ। तीसरे से मैं चौथे में जाऊंगा तो फाइनल हो जाएगा 0.85 और इनिशियल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.51। ठीक है ना। जब इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास लगभग ये निकल के आएगा 0.65 EV। तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, और जो वैलिड नहीं है वो है ब। ठीक है ना, ब कहीं किसी भी ऊर्जा का अंतर नहीं होता। ठीक है, इसको माइनस करके देखना चाहते हो तो देख लो, 1.51 माइनस 0.85। ठीक है ना, हासिल लेते हैं। तो 11 में से 5 गए तो कितने बचते हैं बेटा? 6 बचते हैं सर। और यहाँ पे 4 है क्या? एक हासिल हो, 14 हो जाएंगे। 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे सर? 14 में से 8 गए तो 6.66 वो चलता है। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ब इसका आंसर हो जाएगा, संभव नहीं है 11.11। थैंक यू, राधे राधे। इसी तरह से पढ़ते रहिए मेरे साथ, अजय वर्मा के साथ, फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और कुछ अलग वीडियो बनवाने हो, किसी को कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकता है कमेंट करके। थैंक यू।